होती हैं आपकी लगभग 6 केस स्टडीज, राइट? हाँ, यहाँ पे होती हैं आपकी 6 केस स्टडीज। तो इसको सबसे पहली बात अप्रोच कैसे करना है ओवरऑल पेपर को, कि जब आप पेपर ला रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए आपको इक्वल टाइम देना है दोनों चीज़ों के, ठीक है? यहाँ पे आपने 1.5 आवर्स दिए, ठीक है, एंड 6 केस स्टडीज हो गई, यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स आपको देने हैं, ठीक है? इसके अलावा हर केस स्टडी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देने हैं, एंड हर क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट्स मिलते हैं। तो ये तो हो गया कि ब्रॉड किसी भी इस पेपर को करने का तरीका। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, इसका सोर्स क्या यूज़ करना है, तो देखिए ये काफ़ी जो सेक्शन की बात करता हूँ, इसको कैसे तैयार करते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपका डेफिनेशन होता है एंड आपका थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, एंड दूसरा पार्ट होता है आपका एग्जाम्पल्स। ये जैसे मान लेते हैं इसका एक चैप्टर होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो आपके पास कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक मटेरियल एथिक्स के लिए अच्छा है, ठीक है? काफ़ी सारे मटेरियल हो सकते हैं। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको उस चीज़ को समझना है, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपको इस लेवल पे समझना है कि आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हो आसान से आसान भाषा में। और अगर लिखना हो तो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आप 20-25 वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आपको समझाना है, इस तरीके से समझाओ कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यों ज़रूरी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है? इसके कई जगहों पर मिसयूज़ कैसे हो सकते हैं, ये गवर्नेंस में कैसे काम आता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम आता है, ये हमें अच्छे इंसान बनने में कैसे काम आता है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अंडरस्टैंड करिए कि किसी भी टॉपिक के जो सब पार्ट्स हैं उनका प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये वाला जो पेपर है पूरा का पूरा एथिक्स का, ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से होता है, ठीक है? तो कैसे अप्रोच करना है कि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एम्पैथी है, एम्पैथी की आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? कंपैशन है, कंपैशन की डेफिनेशन लिखनी है, कैसे एम्पैथी से डिफरेंट है ये लिखना है। तो सबसे पहली बात तो सारे कीवर्ड्स को आपको समझना है, ठीक है? उसके बाद जब आप समझ जाते हैं किसी भी कीवर्ड को, उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं इस पार्ट की, तब यहाँ पे जो आपका आंसर दूसरी कॉपी से बेहतर बनाता है बोलता है एग्जाम्पल। कि अगर एम्पैथी की बात कर रहे हैं तो एम्पैथी का क्या एग्जाम्पल है, कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल किसी मॉडल थिंकर का हो सकता है, कोई मॉडल फिलोसफी का एग्जाम्पल हो सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है? तो या फिर आप कई बार न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, ठीक है, उसको भी आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो, एक कोई भी कोटेशन हो गई उसको एग्जाम्पल की तरह यूज, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि आपको इस अपने थ्योरेटिकल पॉइंट को किसी ऑब्जर्वेबल चीज़ से कनेक्ट करना है ताकि रियलिटी से कनेक्टेड लगे आंसर। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे इसमें उतने ज़्यादा आपके नंबर आ रहे हैं। कि फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे पहले मेंस पिछले वाले साल के मेंस में मेरे 101 मार्क्स आए थे, एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे, ठीक है? यहाँ पे अगले साल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाई, मैंने वैल्यू लिखी, वैल्यू की डेफिनेशन लिखी, उसके आगे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कि अगर इससे रिलेटेड है तो मैं ये एग्जाम्पल यूज सकता हूँ, एंड मैंने भर के एग्जाम्पल्स लिखे थे अपनी कॉपी में, एंड इसकी वजह से मेरे इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ, 190 मार्क्स आए सिर्फ एग्जाम्पल्स से, वो भी सिर्फ इस एरिया में, ठीक है? तो इसको अप्रोच करने का तो ये तरीका होता है कि जो भी मटेरियल है उसको आप समझने की कोशिश करिए, सिलेबस के सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, एंड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन। एग्जाम्पल आप सोचो मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ, आपके टेलीग्राम के चैनल्स होते हैं, ठीक है, यूट्यूब होते हैं, आप वहाँ पे टाइप करो एथिक्स केस स्टडीज, एथिक्स एग्जाम्पल्स, ठीक है? इस तरीके से। और जो अलग अलग टॉपर्स होते हैं अपने टेलीग्राम पे कौन बने हैं, काफ़ी सारे लोग हैं टेलीग्राम पे, तो हर साल देखते होंगे कि टेलीग्राम पे टॉपर्स के चैनल्स आते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, तो उनको खुला करो, देखो उसमें अपलोड करते हैं टॉपर्स अपने खुद के नोट्स,
ठीक है, तो आप टॉपर्स के खुद नोट्स को भी जाके देखो कि अच्छा इस टॉपर के एथिक्स में अच्छे नंबर आए थे एंड इसने अपने चैनल पे एथिक्स के नोट्स भी अपलोड करे हैं, तो एक बार देखते हैं क्या है। तो ऐसे आप एक्सप्लोर करो, क्या पता आपको कोई ऐसे नोट्स मिल जाए, ऐसे एग्जाम्पल्स का पूरा कलेक्शन मिल जाए, कॉन्सेप्ट्स मिल जाए जो आपको बहुत आसान लगे। तो अपना दायरा थ्योरी का सिर्फ बुक्स में सीमित मत रखिए, उसमें बाहर जाइए और यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करिए। अब रही बात केस स्टडी सॉल्व करने की, तो केस स्टडीज देखिए कैसे आप अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो सबसे पहली चीज़ तो है कि केस स्टडीज कैसे अप्रोच करेंगी। कोई भी केस स्टडीज होगी तो बड़ा सा एक क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे एंड उसके 4-5 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। आपको पूरी सिचुएशन पढ़नी है, खुद को उस सिचुएशन में रखना है और जितनी भी यहाँ पे थ्योरी पढ़नी है ना, इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे केस स्टडी में आती है। तो सबसे पहले तो आपका कॉन्शियस जैसे अलाउ करता है आप लिखना शुरू करें, ठीक है। 6 केस स्टडीज हैं, 15 मिनट आपको लगना चाहिए पढ़ के बिल्कुल आखिरी वर्ड लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में नहीं लगता है, शुरुआत में समय लगता है, सोचने में समझ जाता है, प्रैक्टिस करिए हो जाता है। जब आप अपना लिख लें उसके बाद आप यहाँ पे भी प्रीवियस टॉपर्स की जो कॉपीज होती हैं, जो मॉडल आंसर होते हैं, उनसे थोड़ा कंपेयर करना शुरू करिए, ठीक है। आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आपके फॉर्मेट सही होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पॉइंट है वो लॉजिकल आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है। आप यहाँ पे खुद को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप यहाँ पे केस स्टडीज एक्सप्लेन करते हैं, तो उस तरीके से आपका आंसर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने का कुछ ऐसा तरीका होता है एंड आपका आई थिंक जो विजन का एक केस स्टडीज का पूरा क्वेश्चन बैंक आता है, पूरे सॉल्यूशंस का बैंक आता है, तो अच्छा खासा मोटा होता है, लगभग 100, 150, 200 पन्नों का, जिसमें हर अलग अलग टॉपिक की केस स्टडीज होगी। तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा, अगर केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है उन केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो उसको अप्रोच करने का ये एक ब्रॉड तरीका होगा। सर ज्योग्राफी ऑप्शन में वो जो 10 क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग के, उसे कैसे प्रिपेयर करें? तो इससे रिलेटेड लेके मैं ये कहूँगा, मेरी जो थी मेरी बहुत फ्लेक्सिबल थी अप्रोच, ठीक है। मैंने जहाँ पे कोचिंग करी थी वहाँ पे एक मैप्स दे दिए, जैसे ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा जैसे एडुकेट की कोचिंग है, ठीक है। दिल्ली में एक गाइडेंस IAS कोचिंग है ज्योग्राफी के, तो ये जो मैपिंग वाले जो मटेरियल होते हैं ना, वो ऑनलाइन खूब अच्छे से अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। तो मैंने क्या किया था, एग्जाम से पहले मैंने सारे मटेरियल उठाया था एंड मैंने देख लिया, रट लिया था कि कौन सी प्लेस अप्रॉक्सीमेटली कौन सी लोकेशन पर है, ठीक है। आज इतनी ज्योग्राफी की नॉलेज तो मेरे को हो गई थी कि मेरे को कोई भी जगह दीजिए उसके बारे में मैं 4-5 लाइनें तो लिखी ही डेफिनेटली, उसकी चिंता नहीं थी। मेरे को चिंता थी कि मैं सही पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो उसकी मैंने मेन प्रैक्टिस करी। स्पेशली आपका एटलस भी उठा के मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, जितने भी आपके सिटीज़ हैं, जितने भी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, हाइडल पावर प्लांट्स हैं, आपके मिनरल बेड्स हैं, मिनरल माइंस हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, और आपकी जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट लोकेशन चल रही हैं, इसका भी आपको काफ़ी ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप टाइप करेंगे लेटेस्ट मैपिंग फॉर ज्योग्राफी और कुछ ऐसे आपको लिस्ट मिल जाएगी। मेन चीज़ है कि आप जानो पिन पॉइंट कर सको कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन है, ऐसा नहीं कि कहीं वो थोड़ा ऊपर मार तो नहीं कर रहा, थोड़ा नीचे नहीं कर रहा है। इसकी एक्यूरेसी तब आएगी जब आप उसी चीज़ को 3-4 बार मैपिंग पे उठा के प्रैक्टिस करोगे। तो आप क्या करो कि जैसे सिटीज़ है तो नॉर्थ टू साउथ आप सारे सिटीज़ की लिस्ट बना लो, ठीक है, स्टेट वाइज लिस्ट बना लो। उसके बाद आप उनको एक एक करके मैप उठाओ, एक एक करके मैपिंग में मार्क करते जाओ, ठीक है, और साथ ही साथ सर्कल करते जाओ कि इसका लोकेशन मेरे को याद नहीं, इसका लोकेशन मेरे को याद नहीं, इसका पता है, इसका। तो अगले रिवीजन में जिस सिटी का लोकेशन आपको पर्टिकुलरली याद नहीं है उसको आप जाके देखोगे कि आप कौन सी लोकेशन है एंड उसको फिर जाके पर्टिकुलरली अगली बार सही मार्क करोगे। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ों को ये करना है। हाँ देखिए, करंट अफेयर्स का ये है, मैं एक बीच की अप्रोच फॉलो किया करता था कि मैं पूरे साल तक द हिंदू पढ़ा करता था, ठीक है, उसके एडिटोरियल पढ़ा करता था, मैं नोट्स नहीं बनाता था उसके, ठीक है। मैं ओवरऑल ध्यान में रखता था कि अच्छा ये चल रहा है, ये कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 ये है, ठीक है,
लेकिन जब प्रीलिम्स आने वाला होता था उसके आते हैं पीटी 365, ठीक है, विजन के आते हैं पीटी 365, अलग अलग मैगजीन के ईयरली कंपाइलेशन होते हैं। तो पूरे साल तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन जब कंपाइलेशन आ जाया करता था मैं फिर कंपाइलेशन उठा के उन 3 महीने तक वो मैं पढ़ा करता। तो ये मेरी अप्रोच थी। एंड किसी आप करंट अफेयर तो बहुत डाइसी सी चीज़ है, किसी भी एक सोर्स से आपका एग्जाम में सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। और इनफैक्ट जो आपका विजन वाला जो मटेरियल है कई बार देखिए उससे तो आया ही नहीं है कुछ, जबकि बच्चे पढ़ गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई एक सोर्स पकड़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़ सकते हैं, और कोई एक सोर्स पढ़िए, पकड़िए और उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपके लग में हुआ आना हुआ क्वेश्चन हुआ तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। बट ये तो नहीं रहेगा कि आपने पढ़ाई नहीं करेंट अफेयर्स, अपनी तरफ से एफर्ट डालिए। एंड दोनों अप्रोच चलिए, आप मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं और बीच में ईयरली कंपाइलेशन आती है वो पढ़ सकते हैं, या फिर पूरे सब न्यूज़पेपर ही पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर और ये दोनों पढ़ सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। मेरे को न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो, 1.5 घंटा उसके बैठ के नोट्स बनाओ और उसके बाद नोट्स को बैठ के अलग से रिवाइज किया, वो बहुत मेहनत वाला काम लग जाता था, मेरा समय बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोच रहा था कि चलो कोशिश करते हैं 40-45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने के, आइडिया लग जाएगा, एक ब्रॉड आइडिया, और जब ईयरली कंपाइलेशन आएगा तो उसको 5-6 घंटे आराम से एक बार पे बैठ के उसे के नोट्स वोट्स बना के उसे पढ़ लेंगे। तो मेरा ये पर्सनल अप्रोच रहता था कि कम से कम मेरा समय खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आउट हो। जी, साइंस एंड टेक देखिए, जो यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा उसमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, उसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स आते हैं साइंस एंड टेक में, या जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसके एप्लीकेशन आते हैं। तो देखिए ऐसा आपको कोई बहुत डिटेल में जाके इसका बहुत नहीं पढ़ना है, जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका स्पेस साइंस आता है, इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी आता है, एंड इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में आता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मोर ऑफन देन नॉट किसी से ही साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस एंड टेक को तो अप्रोच ये है कि उसके लिए आपको करंट अफेयर्स अच्छे पढ़ने होंगे, साइंस एंड टेक पर ये। और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? So where can we find your geography optional mock copies? ऐसे तो मैंने कहीं शेयर नहीं करी है, लेकिन मैम से मैं बोल दूंगा कि मैं मैम को सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। अगर कितने लोग हैं यहाँ पे ज्योग्राफी है, अच्छे खासा लोग ज्योग्राफी है, तो मैं अपने मॉक की कॉपीज शेयर कर दूँगा। एंड ध्यान है मॉक की कॉपीज में नंबर नहीं देखना है, कंटेंट देखना है, ठीक है। बस वो अप्रोच यहाँ भी फॉलो होती है नंबर्स की, कि सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे कुछ और मार्क करते हैं, असल में वहाँ पे कुछ और मार्क करते हैं। तो जो मैंने जिस तरीके से आंसर लिखे हैं तो वो मैं आगे बता दूँगा, और इसके साथ साथ और अगर टॉपर्स हैं उनकी भी अगर कॉपीज में कोशिश करूँगा इकट्ठी करने की, तो वो भी आपको कोशिश करूँगा कि मिल जाए। तो आपको मेन से रिलेटेड और क्या चीज़ करनी है? हाँ, GS3 में क्या? हाँ, तो देखिए GS3 में क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ काम आती है कि जो आपने अपने प्रीलिम्स में स्टार्टिंग चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ एक करके, तो जो स्टार्टिंग चीज़ें प्रीलिम्स में आपने पढ़ी हैं वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इस लेवल पे आनी चाहिए कि आप उसे पेपर पे एक्सप्लेन कर सकें। अब उतना तो आपको आना चाहिए, लेकिन अब सवाल आता है इकोनॉमी में प्योरली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है। तो एक आपकी जो मेन से पहले जो ईयरली कंपाइलेशन मेन स्कीम होती है, मैं जनरली उसको थोड़ा पढ़ लेता था, एंड मॉक टेस्ट जो होते हैं उससे भी आइडिया लग जाता था कि क्या क्या नई चीज़ें चल रही हैं, किसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो मैं अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखता था, एंड करंट अफेयर्स को भी इकोनॉमी के लिए अच्छे से पढ़ता था, एनालाइज करता था। तो उसके बेसिस पर मैं फिर अब ये क्वेश्चंस लगाता था। उसके लिए जो बेसिक चीज़ पढ़नी होती थी मैं बस वही करता था, बट करंट अफेयर्स चीज़ें होती हैं तो उस पर थोड़ा और ध्यान रखता। एंड रही बात फिर जैसे GS3 में और सब्जेक्ट्स की, जैसे एग्रीकल्चर हो गए, तो एग्रीकल्चर में देखिए आपके जो कुछ ना कुछ नोट्स होंगे जनरली, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वैसा बहुत डायनेमिक टाइप की चीज़ें उसमें नहीं आती हैं, जो कन्वेंशनल इशूज चल रहे होते हैं